साइलेंट। देखो लास्ट टाइम मैं आपको ये बता रहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, चार्ज कैसे निकालते हैं, और चार्ज निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करना होता है ना। और मैंने लिख के दिया था जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पे -1 का चार्ज डालना है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे +1। अभी यहाँ पे चेक करो, दिस इज अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, बराबर है कि नहीं। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसमें, नाइट्रोजन। तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा माइनस लिखेंगे, इधर डेल्टा प्लस लिखेंगे, फिर इन दोनों में भी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। समझा कि नहीं समझा, ये डेल्टा प्लस आएगा हाइड्रोजन, फिर और एक डेल्टा माइनस इधर, और ये डेल्टा प्लस। अब ओवरऑल अगर आपको चार्ज लिखना है ये, तो आप क्या लिखोगे, -3। इसको क्या लिखोगे, +1 और इसको भी क्या लिखोगे, हाँ प्लस। तो ओवरऑल कितना पॉजिटिव चार्ज है इधर, +3, नाइट्रोजन पे -3। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज हाउ मच, -3। बट मैंने ये भी तुमको बताया था कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 7 है उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 2s2 2p3। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, लेकिन उसकी वैलेंसी कितनी है, आ 3 है ना। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में मैंने क्या आपको सिखाया था लास्ट टाइम, भूल गए सब, पढ़ते नहीं हो घर पे आके तुम कर दो। मैंने ये बताया था कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर सेम चीज होती है। वैलेंसी में हम साइन नहीं डालते, ऑक्सीडेशन नंबर में हम साइन लिखते हैं प्लस माइनस का, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से देखा जाता है। ओके। अच्छा एक और एग्जांपल, नंबर 4 मीथेन ले लो, मीथेन। देखो ये, दिस इज मीथेन। ओके। अब बताओ मुझे, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना, तो फिर कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, हाँ माइनस का आएगा ना। अभी ऐसा कर लो, -1 +1, फिर ये बॉन्ड में भी -1 +1, फिर इधर भी देखेंगे तो -1 +1, अगेन -1 +1। तो अपने को समझा कि ओवरऑल कार्बन पे कितना चार्ज है, -4। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन कितना आया, -4 आएगा, करेक्ट है। और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते हैं, 2s2 2p2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और कार्बन की वैलेंसी भी 4 है। वापस से चेक कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में खाली साइन का फर्क है, यस और नो, नंबर तो सेम है ना, 4। क्लियर हो गया। अच्छा, तो ऐसे अपन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। ये 2-3 एग्जांपल बाकी थे मुझे लेने के, तो वो हो गया। अभी एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, पीरियोडिक ट्रेंड इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जो तुम स्कूल में पढ़ चुके हो 10th स्टैंडर्ड में। मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर था तुमको, अबे ऐसा क्या देख रहे हो, हाँ बोर्ड का एग्जाम दिया है तुमने, लास्ट में क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी में लास्ट टॉपिक यही है, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर। हो गया क्या लिख के, चलो ध्यान दो। सो नेक्स्ट पॉइंट अपना है पीरियोडिक ट्रेंड इन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर।
बात नहीं, ध्यान दो इधर। पहले तो अपन ये समझेंगे कि अपन ने जब इसको पढ़ा था मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को, तो मेटालिक कैरेक्टर का डेफिनेशन हमको ये बताया गया था, बेसिक डेफिनेशन है इसका। मेटालिक कैरेक्टर में हम ये देखते हैं, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, बराबर। मेटालिक कैरेक्टर में ये देखा जाता है ना, जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो उतना अच्छा मेटल। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है वो उतना अच्छा मेटल हो, और जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है वो उतना अच्छा नॉन मेटल माना जाए। ठीक है। अब देखो, मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का अगर हम ट्रेंड देखेंगे ना, तो ऐसे जाएगा ये ट्रेंड। अगर हम मान लो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, अभी ध्यान देना इधर पे। जब हम लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे, मतलब अक्रॉस दी पीरियड की बात करें, तो अक्रॉस दी पीरियड आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता है, बराबर है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जिसके एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस जिसके वजह से क्या बढ़ता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। साइज क्या होता है? बोलो। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीजेस। और एक चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ये भी इंक्रीजेस। अब आप खुद सोचो, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से साइज क्या हो जाता है? छोटा। साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो इसका मतलब आप सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर में क्या चेंजेस आने चाहिए? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो हम लिखेंगे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। एंड व्हाट अबाउट नॉन मेटालिक कैरेक्टर? हाँ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है। तो ये हो गया कौन सा ट्रेंड? पीरियड का ट्रेंड। अब हम लोग ग्रुप वाइज देखते हैं। तो ग्रुप वाइज इट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डाउन द ग्रुप। ध्यान दो। बताओ, एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा ही ऑब्वियसली। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। ओके, उसके बाद शील्डिंग बढ़ता है ना, शेल्स ऐड होता है ना, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया, तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है, बराबर। एटॉमिक साइज क्या होता है टॉप टू बॉटम? इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी।
तो देखो टॉप टू बॉटम में ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एनर्जी कम होती है। सो देयरफॉर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, हो गया। चलो लास्ट पॉइंट, और इसका नाम है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। साइलेंट। हाँ, देखो केमिकल रिएक्टिविटी मतलब दो एलिमेंट अगर किसी एक या दो एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी किस बेसिस पे डिसाइड होती है। ठीक है, तो याद रखो जब भी आप केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ोगे ना तो इट इज डिसाइडेड बाय पेज नंबर 106 पे है ये। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी रिएक्टिविटी की बात होती है ना, रिएक्शन की, जब दो एटम रिएक्ट करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट उसके पीछे ये होता है कि एवरी एटम और एवरी एलिमेंट वांट्स टू बिकम स्टेबल। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। हर एलिमेंट को स्टेबल होना है। स्टेबल होने का मीनिंग क्या होता है? हर एलिमेंट चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। इसका रेफरेंस कहां से मिलता है? नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। अब ग्रुप नंबर 1 से लेके 17 तक जो एलिमेंट है इनके पास आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करेंगे? ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए तीन चीजों में से कोई एक चीज करेंगे। मैंने लिखा है या तो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, या तो लॉस करेंगे, या फिर शेयर करेंगे। और ये वो तब तक करेंगे जब तक वो किसी भी नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं कर लेते। समझ में आ गया? तो रिएक्टिविटी यहां से डिसाइड होती है। अब ये जो गेन लूज और शेयर की बात हो रही है ना, ये कैसे डिसाइड होता है, कहां से हमको समझ में आता है? तो एक चीज मैं तुम्हारे को बताता हूँ, हमेशा याद रखो इसको। रिएक्टिविटी में है ना, अभी जैसे कि मान लो पहला केस मैं तुमको बताता हूँ कि भाई किसी एटम को है ना इलेक्ट्रॉन लूज करना है नियरेस्ट नोबल गैस के लिए, तो उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है। ये उसके लिए कब आसान होगा सोचो, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान कब होगा? ये डिपेंड करेगा इस टर्म के ऊपर। किस पे? हम्म, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी मस्ट बी लो। अभी आप सोच के बताओ पीरियोडिक टेबल में सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका है? बोलो जल्दी। हाँ बोलना। अल्कलाइन। अल्कली, हाँ करेक्ट, विच इज ग्रुप नंबर
यस, ग्रुप नंबर 1। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपको लोएस्ट कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में, और वो होगा ग्रुप नंबर 1। इसलिए हम बोलते हैं ग्रुप नंबर 1 मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। बोलते हैं कि नहीं? क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? लो है, सबसे लो, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है। तो ग्रुप नंबर 1, ठीक है, याद रखो, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। और ये भी याद रखो, हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर होता है, हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। ओके, अब दूसरा चीज बताता हूं। अब जिनको गेन करना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो इसके लिए क्या, कौन सी प्रॉपर्टी देखी जाती है पता है? ये तुमको पढ़ाया था मैंने। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा था हमने, है ना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या पढ़ा था कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन। बट एनर्जी रिलीज होती है तो वैल्यू पॉजिटिव नहीं आता है ना, नेगेटिव आता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज क्या? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मैंने आपको बताया। तो ये कैसा होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू कैसा होना चाहिए? तो याद रखो, इट शुड बी हाईली नेगेटिव, मतलब वैल्यू बड़ा होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए। बड़ा वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी अच्छी, छोटा वैल्यू आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी अच्छी नहीं है। और नेगेटिव साइन क्यों आना चाहिए? मैंने बोला एनर्जी रिलीज होती है उधर, इसलिए माइनस का साइन। तो हाईली नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए। तो अब दूसरा भी चीज हमको मालूम पड़ गया कि भाई गेन करने के लिए ये फैक्टर बहुत जरूरी है। ये आपको कहाँ मिलता है बताओ? पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट साइड में ना, ग्रुप नंबर 17। यस और नो? ग्रुप नंबर 17 कौन है? हैलोजन फैमिली। अब सोचो ये लोग तो मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स है, बराबर है कि नहीं? पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ये लोग, ग्रुप नंबर 17 है। ओके, इससे क्या समझा तुमको? जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल के, कहाँ मिल रहे हैं हमको? एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में। एक्सट्रीम लेफ्ट में मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और एक्सट्रीम राइट में मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। समझा? एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट के एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव में। और इसमें एक चीज और ऐड करता हूं, ये लॉस और गेन और शेयरिंग, ये सब में एक और, एक नहीं दो चीजों का और इन्वॉल्वमेंट है, दो चीजों का। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तब काम आता है जब हम जेड इफेक्टिव को अच्छे से समझेंगे। मुझे बताओ कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी जहां जेड इफेक्टिव हमने काउंट नहीं किया है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इन चीजों के ऊपर किसका इफेक्ट है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, याद रखो ये, ठीक है। चाहे इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना है या गेन करवाना है। अब लॉस करवाना है आपको, तो इट शुड बी ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए ना। जेड इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए क्या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, तो इट शुड बी लो। और अगर गेन करवाना है तो जेड इफेक्टिव कैसा होना चाहिए? हाँ, हाई वैल्यू चाहिए, बराबर है कि नहीं? क्योंकि अगर गेन करना है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होना चाहिए, लॉस करना है तो ये लो होना चाहिए, ये लो रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा।
तो Z इफेक्टिव मैटर्स अ लॉट, ये सारी चीजें। ओके, होगा, लिखा सबने? और अब ये लास्ट में बचा है आपका, इसी के रिलेटेड है भी, नेचर ऑफ क्या, ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्साइड पता चलता है ना तुमको नाम से क्या होता है, ऑक्साइड किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन होगा, बराबर। बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं हमारे पास। तो अब पहले मैं तुमको ये बता दूं कि एक्चुअल में वी हैव 4 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। हाँ, टाइप ऑफ ऑक्साइड्स की बात करेंगे अगर हम लोग, टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, तो 4 कैटेगरी है, जिसमें से पहली कैटेगरी को बोलते हैं हम लोग एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। दूसरी को हम बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड। तीसरी वाले का नाम है न्यूट्रल। और चौथी कैटेगरी का नाम है, शायद तुमने सुना होगा ये, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, 4 कैटेगरी होती है ऑक्साइड्स की। अब मैं ये भी बता देता हूं ये कैसे पहचानेंगे हम लोग। देखो, जितने भी एसिडिक ऑक्साइड होते हैं ना, ये सब के सब कौन से ऑक्साइड्स है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है वो सब एसिडिक होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख के दूंगा अभी थोड़ा टाइम में। बेसिक ऑक्साइड्स मतलब जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ये सब बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर होता है। न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन से होते हैं, विच इज नीदर एसिडिक, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। इनके भी एग्जांपल बताऊंगा, 4 ही है, सिर्फ सिर्फ 4 ऑक्साइड है न्यूट्रल। और लास्ट की कैटेगरी जो है ना एम्फोटेरिक, इसका मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर, दोनों नेचर दिखाते हैं, ये एम्फोटेरिक होते हैं। अब अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात करूं मैं, बहुत सारे एग्जांपल है अपने पास, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि अभी ध्यान दो इधर सब लोग, नॉन मेटल आपको कहां मिलते हैं, राइट साइड में, राइट साइड, बराबर है। तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, फिर आपका P2O5, फिर NO2, ठीक है, N2O3, बहुत सारे बहुत सारे, Cl2O7, ये सब राइट साइड में आने वाले हैं, सब राइट साइड में आते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड है, बिकॉज फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, सल्फर, दीज आर नॉन मेटल, ये सब एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड जो आपको मिलेंगे वो सब मेटल के मिलेंगे। तो यहाँ पे Na2O, K2O, MgO, CaO, ओके। ये जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में आपके अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनके ऑक्साइड्स बेसिक है। न्यूट्रल, न्यूट्रल में बेटा 4 ही है, और ये चारों के नाम भूलना नहीं, NO, CO, N2O, NH2O। नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड वाटर, ये चारों क्या है, न्यूट्रल, 4 ही है न्यूट्रल में। और एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक में भी बहुत सारे होते हैं, बट मैं तुम्हारे को 2-3 जो कॉमन है वो बता देता हूं। जैसे Al2O3 है, जिंक ऑक्साइड है, SNO है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, बट ये फिलहाल 2-3 जो एकदम कॉमन है एम्फोटेरिक।
देखो इनके एसिडिक होने का रीजन ये है कि जितने भी ऑक्साइड्स हैं यहाँ पे जो मैंने लिखे, जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, दे विल फॉर्म एसिड। क्या फॉर्म करेंगे? हाँ, इसलिए उनको एसिडिक बोला गया। ये जितने भी आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहे हैं, जब इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे ये बेस फॉर्म करेंगे, बेस बनाएंगे, बेस। ये लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए न्यूट्रल है। और इनको एम्फोटेरिक क्यों बोला है? बिकॉज ये भी जैसे Al2O3 है, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना तो ये बेस जैसा बिहेव करेगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना तो एसिड जैसा बिहेव करेगा। समझ में आया? इसलिए डुअल नेचर है उसका, इसलिए एम्फोटेरिक बोला गया है। तो वो सब अभी नहीं है तुम्हारे को, तुमको खाली बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, इसलिए उतना मैंने तुमको बता दिया। 12th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है। 12th स्टैंडर्ड में हमको पी ब्लॉक करके एक चैप्टर आता है, उसमें नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के ऊपर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तभी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तुमको इतना याद होना चाहिए, ठीक है? और ये क्वेश्चन यहाँ से सीईटी में भी आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल। तो 4 ऑक्साइड है, चारों के नाम याद रखो, इनमें से कोई भी। ओके। और एक जनरल आपको ये चीज बता देता हूँ ऑक्साइड्स के बारे में, पीरियोडिक टेबल में इनका नेचर कैसे बदलता है, तो ये लिख लो पहले, और उसके बाद है ना, अरे लिखो, बातें मत करो गधों। ये देखो, अगर आप पैटर्न देखो तो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और वहां से अगर आप राइट की तरफ बढ़ोगे ना, एसिडिक ऑक्साइड की तरफ बढ़ते जाओगे, क्योंकि लेफ्ट में मेटल है और फिर राइट में क्या है? नॉन मेटल। तो यहाँ पे हो गया चैप्टर खत्म। देख ना, ये मेटल है ना, मैंने क्या बोला था, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड मेटल के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। अल्कली मेटल जो है, इनके ऑक्साइड्स मोस्ट बेसिक है। फिर उसके बाद जाएंगे तो उतने बेसिक नहीं होते हैं, कम बेसिक होते हैं। फिर आगे जाएंगे एम्फोटेरिक आ जाता है। फिर उसके और आगे जाएंगे थोड़ा सा वीकली एसिडिक होता है। फिर और आगे जाएंगे फिर और एसिडिक हो जाता है। फिर और आगे जाएंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड, और सबसे राइट में मोस्ट एसिडिक। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड्स का नेचर
कम होते रहता है, एसिडिक ऑक्साइड का नेचर बढ़ता है। ठीक है, इसलिए वो ऊपर का स्टेटमेंट ये याद रखो, एसिडिक ऑक्साइड्स आर ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जितने भी नॉन मेटल, तो नॉन मेटल आपको राइट में मिलेंगे ना, ये इनका नेचर एसिडिक हो। बेसिक ऑक्साइड सब मेटालिक वाले हैं, तो ये लेफ्ट में आपको मेटल मिलते हैं, तो इनका नेचर बेसिक होता है। और ये जो Al2O3 आता है ना, ये तो एम्फोटेरिक है, उसको याद रखो, दिस इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल है, एम्फोटेरिक में सबसे कॉमन Al2O3, और भी है बहुत सारे, बट ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल होता है। ओके।